जितने भी आगे फीचर्स वगैरह जो भी चीजें यूज होंगी आपकी, वो इस अटेंडेंस के बेसिस पे होगी। जैसे अब आपका वाइवा हुआ था, वो किस बेसिस पे हुआ था? सबसे पहला स्टेज ही यही थी ना कि जो बच्चे क्लास में रेगुलर होते हैं उनका वाइवा लेंगे हम। समझ में आया था ना? याद आया था? सबने बोला होगा आपको। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही अब आगे जाके बच्चों सबको मॉड्यूल्स मिलते हैं। जैसे अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो बच्चों को मॉड्यूल्स मिलते हैं, जेई लेवल के, नीट लेवल के मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो अवंती भी प्रोवाइड करेगी, वो तो फ्री में प्रोवाइड करती है। तो वो उन्हीं बच्चों को आगे प्रोवाइड करेगी जो बच्चे क्लास में रेगुलर है और डिसिप्लिन है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इस बेसिस पे है ये। यस सर। ठीक है, तो थोड़े टाइम में तुम्हें मिलने स्टार्ट भी हो जाएंगे वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो चलो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की, और मुझे बस एक सेकंड दो, हम स्क्रीन शेयर कर लें। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? अब सर बोलो। अभी नहीं है। अब दिख रही है? अभी नहीं। अभी भी नहीं दिखी? यस सर दिख रही है। दिख रही है सर। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास जो, वो किसका था? शायद मैंने क्वेश्चन लिखा तो नहीं, पर मैं बता दूं। ये तो हमने कर लिया था कल, ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। यस सर। ये Yes, घर के sir. लिए दिया था। सर कर लिया ये भी। कर लिया? हाँ, इसका आंसर क्या आया था? 2√2 आया था। माइनस 2 A option. ये करना था, राइट? यस सर। ये अब ये वाले क्वेश्चन जो थे ये तुम्हें होमवर्क मिलेंगे बच्चे। अब ये क्या मिलेंगे तुम्हें? होमवर्क मिलेंगे। अभी बताऊंगा कौन कौन से होमवर्क जो तुम कर पाओगे ना, सिर्फ वो इसी को होमवर्क दूंगा। चलो पहले तो वो क्वेश्चन केशव वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम मेरे को भेजोगे तो हम फटाफट डिस्कस भी कर लेंगे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी मतलब जिसके लिए पूरा कंसेप्ट ही सीखना पड़ेगा, उसके लिए हम स्पेशल क्लास जब लेंगे ना, किसी दिन डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये, क्योंकि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है तो सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन है। यही क्वेश्चन था क्या केशव? हाँ केशव, यही था ना क्वेश्चन, न्यूट्रल कॉइन वाला? यस सर, न्यूट्रल वाला कॉइन था। मुझे तो तुम्हारा क्वेश्चन में यही दिख रहा है भाई, व्हाट्सएप पे जो डाला हुआ तुमने। उसका मास दे रखे बच्चे 3 kg, 3 ग्राम। और उसमें मान के चलो वो न्यूट्रल है, तो जितने उस पे पॉजिटिव होंगे उतने उस पे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सब बोलो साथ साथ। हाँ, कॉइन किसका मिलकर बना हुआ बच्चे? प्योर कॉपर का। ठीक है सर। और assuming the coin is made up of pure copper, what is the magnitude of total positive charge? या नेगेटिव का निकाल लो या पॉजिटिव का निकाल लो, किसी भी एक का। मैं मान लो टोटल पॉजिटिव का निकाल रहा हूं। मोलर मास दे रखा है किसका सर? कॉपर का 3.5 ग्राम। और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? एटॉमिक नंबर को मैं वैसे मैं Z से लिखता हूं, कितना है वो? 20। 20। तो अब तुमने क्या बताना है कि इस कॉपर का एक कॉइन है भाई, एक सिक्का है कॉपर का, उसके अंदर तुमको बताना है बस टोटल नंबर ऑफ, क्या बताना है? assuming the coin is made up of pure copper, what is the magnitude of total पॉजिटिव चार्ज बताना है, यानी किसकी वैल्यू बतानी है? Q की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक कॉपर का कॉइन दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है? कॉपर का कॉइन दे रखा है, उसके ऊपर उसका मास वगैरह सब गिवन है तुम्हें बस क्या बताना है? उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हैंड रेस करो फटाफट, उसको समझाएं। और जिसका हैंड रेस पहले, हाँ पीयूष, समझ में नहीं आया क्वेश्चन? नीलम को समझ में नहीं आया? चलो देखो क्या है, एक कॉइन दे रखे बच्चे कॉपर का, तुम्हें इस कॉइन के बारे में बता रखा है ये इसका मास कितना है? 3 ग्राम। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने इसके पास पॉजिटिव है उतने इसके पास क्या है? नेगेटिव। तो चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज निकाल लो चाहे नेगेटिव चार्ज निकाल लो, आंसर तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो तुमको बताना है कि टोटल चार्ज इस कॉपर के कॉइन पर कितना होगा। क्या निकालना है? टोटल चार्ज, चाहे पॉजिटिव निकाल लो चाहे नेगेटिव, तो दोनों इकट्ठे निकाल लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे। या तो फिर पॉजिटिव निकाल लो या सिर्फ नेगेटिव निकाल लो। तो बताओ, नेगेटिव मान लो चाहे पॉजिटिव मान लो, कुछ भी। तो कैसे निकालता हूं सर? मैंने तो चार्ज का एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू Any. एन, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें।
लेकिन n क्या होता था? Number नंबर ऑफ electrons. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोलूं ना, अगर पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Yes. अच्छा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कॉपर की बात करूं तो नॉर्मल में तो कितने होते हैं? कितने हैं भाई? 29. अगर सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 11. 11, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29. 29. 29। और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 into 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 raised to power -19. minus प्रोटॉन 19. को भी यही चार्ज है, सेम चार्ज है। तो ये तो आ गया उस एक का, कॉपर का। लेकिन अब वो एक कॉपर जो होता है वो कितने मास का होता है बच्चे? सर माइनस नहीं आएगा? वो मैं प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है? चार्ज दोनों पे सेम ही होता है ना। यस सर। हाँ, अब देखो सर, ये मास कितना है? 63.5 ग्राम। अब मेरे को ये तो चार्ज आ गया, लेकिन ये चार्ज किसके ऊपर आया? एक कॉपर पे, है ना? समझ में आ रहा है? एक कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर इतना है और उसका मास कितना होता है? 63.5। लेकिन क्या यहाँ पर जो मास है वो 63.5 है? कितना मास दे रहे हैं हमें? 3 ग्राम। 3 ग्राम। grams। तो पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि इस कॉपर के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मतलब क्या? एक एटम के लिए तो मैंने निकाल दिया ना, अगर मेरे पास एक कॉपर एटम होता तो मैं ऐसे निकालता ना उसका आंसर। दिख रहा है Yes. सबको? ये निकाल दिया। ये तो सर एक कॉपर के लिए निकला क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ये होता है, उसका चार्ज ये होता है, ये मैंने निकाल दिया। बट अब 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये निकालने के लिए कैसे करते हो बताओ भाई? सर 3 पहले by तो 6 नंबर ऑफ मोल्स 3.5 निकाल ग्राम। लो। 3 by 63.5. हाँ वेरी गुड, 3/63.5। कैसे पता चलता है? ये क्या आया? नंबर ऑफ moles. मोल्स आए। Moles. सबको पता है ना, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में Molar mass. मोलर Molar मास। mass. गिवन मास कितना है? 3 ग्राम। ये कितना है? 63.5। राइट? किसी को कोई डाउट? No sir. No, sir. ये तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं भाई? एवोगैड्रो नंबर। 6.023 into 10 to the power 23. अगर अप्रोक्सीमेट लिखूं इतना, राइट? तो हमारे पास कितने हैं? इतने हैं ना। इसको एक बार x बोल दूं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? x इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। चाहो तो वैल्यू भी पुट कर दो। 3 डिवाइडेड बाय 63.5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. sir. ठीक Yes, है। sir. इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं और इतने नंबर ऑफ एटम है, इतने नंबर ऑफ उसके अंदर एटम्स होंगे। तो जितने एटम उतना ही मतलब अभी ये जो निकाला था मैंने, एक एटम के लिए नॉर्मल कितना था सर? एक एटम के लिए कॉपर की वैल्यू थी चार्ज की, मतलब चार्ज की कह रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन की कितनी थी? 29 थी। इसलिए मैंने यहाँ पर n की जगह क्या लिखा? 29 लिखा। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है? इतने। 3 इंटू 63.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इससे। ये तो कितने एटम्स के लिए आया था? सिर्फ एक एटम के लिए। लेकिन एटम है तो इतने ना, तो इस सबसे क्या कर दूंगा? इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस कर लोगे क्या ये क्वेश्चन अब? Yes Yes. sir. sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट है समझने में? केशव तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आया? Yes sir. ठीक है, ठीक है। Yes, बस sir. मेरे को ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स। हाँ आदित्य बोलो। आदित्य कुछ पूछ रहा है? बोलो बोलो, किसी को कोई और कोई डाउट था क्या किसी का? सर इससे नेक्स्ट वाला बता दो। इससे नेक्स्ट वाला कौन सा? एक और क्वेश्चन दिया था। मेरे को दिया था? नहीं सर आपने दिया था ना, 2 क्वेश्चन दिए थे आपने। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बताऊंगा। ये तो मेरे को पर्सनली सेंड किया हुआ बच्चे ने, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें किसी को डाउट है? नो सर। कहो तो इसका आंसर निकाल के दिखाएं फटाफट कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, या कर लोगे? सर कर लेंगे हम। सर कर लेंगे। पक्का ना? और आंसर मैच ना हुए तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो, Yes, sir. सिर्फ मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था सर? इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। एक एटम के लिए तो वही फॉर्मूला लगा है, n इंटू में e। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 29 और उसका चार्ज इतना है। तो एक एटम के लिए तो चार्ज निकाल दिया मैंने, पर मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए सर
अगर 3 ग्राम का कॉपर है तो उसके लिए कितने निकालने पड़ेंगे? समझ में आ रहा है? उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इसमें पूछा होता कि मेरे पास जो कॉपर एटम है उसके जो मास है वो 63.5 है, तो इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते? एवोगैड्रो नंबर से only। वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 63.5 ग्राम के कॉपर में कितने एटम्स होते हैं? बताओ। 63.5 Avogadro number। मतलब उसका One मोलर, mole। और किसी के भी मोलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? सर 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर Avogadro number। हाँ, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देता? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, और मैं क्वेश्चन में ये पूछता, ऐसे ही कर रहे थे ना? हाँ, 31.75 बताओ, अगर इतने ग्राम ऑफ कॉपर होता तो किससे मल्टीप्लाई करते इस एनी वाली टर्म को? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 2। बाय 2। हाँ, क्योंकि सर 63.5 में तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, ये उसका कितना हो गया? आधा। तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे? आधे। तो 6 इंटू 10 टू पावर 23 का आधा क्या होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 23। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? जिन बच्चे को ये दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते सिर्फ फिजिक्स के, को ऐसे किया करो क्वेश्चंस को, लास्ट में वैल्यूज चेंज करके देखा करो। अगर मेरे से सर ये पूछा होता, अगर मेरे से सर ये पूछा होता, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैं इसी में ऐसे Yes, पूछता सर, 2 या 6 और 1 7, 6 12, हाँ 127 ग्राम में कितने होते बताना? तो किससे मल्टीप्लाई करता एनी को? 2 इंटू एवोगैड्रो। 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्यों सर? 127 का मतलब इसका डबल। डबल। तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे? डबल। Double। पहले 6 इंटू 10 टू पावर 23 थे, अब क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 इंटू 10 टू पावर 23 से। कर लोगे वैसे ऐसे क्वेश्चंस? सिर्फ मेरे को ये देखना है सर, Yes, एक sir। एटम पहले, जब भी कोई भी एटम हो पहले एक एटम के लिए निकाल लो। क्यों निकाल लेंगे सर? उसके लिए तो आसान है, कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है। अगर वो आयनाइज नहीं है तो, आयनाइज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी। तो प्रोटॉन से बात करो, प्रोटॉन जितना है उतना मतलब एटॉमिक नंबर है, तो Q इज इक्वल टू एन से निकाल दिया, एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई क्या है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक एटम के लिए आ गया। और फिर देखने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। चलो चले आगे। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 करवा दो। हाँ कराएंगे कराएंगे, हाँ। बिल्कुल हटा नहीं रहे, कराएंगे। ये वाला ना ना ना, हाँ ये तो चलो, ये तो करा देते हैं। एक होमवर्क में दिया है मैंने, ये वाला देखा है ना सबने? Yes। सब दिमाग लगा के आओगे इसमें। ये वाला कर लेते हैं, बताओ। यस सर। ये तो हमने बता दिया था वैसे पिछली बार थोड़ा सा। सर एक स्क्वायर है क्या, उसके अपोजिट कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है सर? क्या टाइम चार्ज। आज भी ज्यादा हो रहा है टाइम। ये सेकंड क्लास है ना हमारी? हाँ। यस एक चार्ज रखा हुआ है अपोजिट कॉर्नर्स पर, Q, और ये भी क्या है? Q। रख दूं क्या? Yes। कोई दिक्कत? और बाकी दो कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है चार्ज? -Q। डन? कोई दिक्कत? नो सर। चल, अब क्या रखा हुआ है? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q, Q पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, किसी भी Q पर, इस Q पर देखना ना, कैपिटल Q पर, लेकिन इस Q पर देखो, नेट फोर्स क्या लग रही है सर? 0। तो नेट फोर्स 0 कब लगेगी वो हम बाद में देखेंगे, पहले नेट फोर्स तुम निकालो ना, फिर फटाफट निकालो 0 कैसे लगेगी फोर्स। जिसके ऊपर फोर्स लगेगी सिर्फ वही मूव करेगा, पता है ना सबको? हाँ Yes। सर। अब यस सर। ये इसको कहां पर खींचेगा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगेगी। पक्का? चलो, ये -Q इसको कहां खींचेगा? नीचे। डाउनवर्ड साइड। डाउनवर्ड। तो एक ना नेमिंग कर दिया करो सबसे पहले, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसको बोल दिया F1, इसको क्या बोल दिया? F2। 3 लिखा हुआ है 3, तो 3 लिख। तो 1 3, 1 और 3 का
अच्छा 2 कहाँ खींचेगा, 2 बताओ। लेफ्ट 2 को मैं साइड रेड टुवर्ड क्यू। डिपेंड करेगा सर। इस डायरेक्शन में या अपोजिट में? अपोजिट में सेम बताओ चार्ज है। क्यू और क्यू को क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल। तो इस डायरेक्शन में फेंकेगा ना, इस डायरेक्शन में देखो। यस सर। तो यहाँ पर मैं बना भी दूं अगर यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे, राइट, ये ऐसे दूर फेंक रहा है सर। लाइन को ज्वाइन करवा दिया। किसी को दिक्कत है क्या डायग्राम में, पहले मुझे ये बताओ। No, नो नो सर। नई फोर्सेस की बात, मतलब फोर्सेस को अलग से दिखाऊं तो एक F1 है और एक F3 है, और इनके बिल्कुल अपोजिट, इधर बीच से अपोजिट कौन लग रहा है, F2, राइट, यही फोर्सेस हैं क्या? ठीक है सर। अब सर F1 और F3 दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा इसके 45 डिग्री। बीच में? हाँ 45 डिग्री पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू भी सेम है। सेम है ना, देखो कैसे। F1 भी क्या फोर्स लगा रहा है, बताओ F1 की फोर्स की वैल्यू बताना, मैग्नीट्यूड की। K बोलो। Q1 into Q2 Q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, और दूसरे Q की वैल्यू क्या है, माइनस Q। अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है सर, कुछ भी ले लो, साइड की वैल्यू ले लो, A ले लो, सारी स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल ही होते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लो, A का स्क्वायर, राइट। KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। यहीं तक हो जाएगा। सबसे पहला F1 की वैल्यू यही होगी क्या, यस सर। और F3 की वैल्यू बताओ। F3 किस किस के बीच में लग रही है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ये कैपिटल Q है ये वाला, और ये स्मॉल माइनस Q, तो इसके ऊपर भी सेम फोर्स लग रही होगी क्या? यस सर। तो F1 और F3 दोनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों को F बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी F है और ये भी F है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट के लिए? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका भी F है, प्लस 2AB F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, क्योंकि F1 और F3 दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों को F बोल दिया, प्लस 2AB यानी Cos थीटा। 2AB, F का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कोस 90 इन दोनों के बीच में 90 कितना है, 90 डिग्री। तो कोस 90 तो कट देगा ये 0, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट 2 F का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट गया तो क्या रह गया, अंडर रूट 2, और साथ में क्या रह जाएगा, F, है ना, क्योंकि 2 का अंडर रूट थोड़ी कटेगा, F के स्क्वायर का अंडर रूट कटेगा, राइट। यस सर। तो अंडर रूट 2F आ गया, इन दोनों को कैंसिल करके आ रहा है अंडर रूट 2F। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसका रिजल्टेंट निकाल दिया उसको क्या कर दो, अब बताया हुआ है ना, जिसका रिजल्टेंट निकाल दिया उसको भूल जाओ, याद आया, yes, उसको भूल जाओ, उसको हटा दिया करो, कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि उसका तो रिजल्टेंट ही निकाल दिया। अब सिर्फ 2 रह गए, दिख रहे हैं, और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट। opposite. अपोजिट। Opposite. नेट फोर्स 0 होगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, कैंसल। कैंसिल करेंगे। तो अंडर रूट 2F की वैल्यू किसके इक्वल होगी एग्जैक्टली, F2 के इक्वल होगी। तो अंडर रूट 2 को तो ऐसे ही लिख दो, F की वैल्यू तो अभी निकाली हुई है, क्या है, KQ इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर। अब F2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, F2 ये वाला फोर्स लगा रहा है। पहले तो बताओ, ऊपर तो 2 चार्जेस कौन कौन से होंगे K के साथ, इन दोनों के बीच में बताओ, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे, K ऊपर क्या लिखूं, मल्टीप्लाई बाय में क्या लिखूं K के साथ, कैपिटल Q। कैपिटल Q, और उसका भी क्या है, कैपिटल Q। अब डिस्टेंस की जगह ये वाला डिस्टेंस आएगा R। इस डिस्टेंस को वैल्यू कैसे बताओगे सर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम। हाँ अंडर रूट बिल्कुल। H के ये भी है, R की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज R है, रूट 2R। हाँ, अंडर रूट R की वैल्यू क्या लगाओगे, A स्क्वायर, क्योंकि बेस भी A है, परपेंडिकुलर भी क्या है, A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय A अंडर रूट 2। यही बात होगी ना, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय A मतलब A अंडर रूट 2, सेम बात है, राइट। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है बताओ, नो सर। चलो अब यहाँ पर A स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी R स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, A अंडर रूट 2 का
स्क्वायर, राइट। आर की जगह सिर्फ क्या लिखे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखते हैं ना, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है, पढ़ना इसको, क्या लिखा हुआ है इन दोनों चार्जेस के बीच में बच्चे, क्या डिस्टेंस है, R. आर आर। तो आर की वैल्यू अभी निकालिए, क्या आई है A root 2. ए रूट टू, तो ए रूट टू लगा दिया, उसका स्क्वायर था ना, आर का स्क्वायर लिखना, तो ए रूट टू का स्क्वायर, डन। Yes. अब बस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इसको अच्छे से लिख देते हैं। उधर क्या है सर, कैंसिल कर दो एक बारी, क्यू से क्यू कट गया क्या, ये वाला, यस सर। अच्छा यस सर इसको अच्छे से लिखें, अंडर रूट के से के भी काट दो, अंडर रूट 2 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या रह गया यहाँ पर, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2। तो सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया क्या, बोलो बोलो, Yes sir. यस सर क्यू बाय क्या निकालना है, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, निकाल दो सर, कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू को उधर ले जाओ, तो क्या आ रहा है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, बताना, माइनस तो था ही, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय में फिर से क्या है 2 2, तो क्या आ रहा है आंसर, माइनस ऑफ 2 रूट 2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन है। देखो अच्छे से देखो, ये एक एक स्टेप कराया इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ा होगा, क्योंकि अभी हम नए हैं ना इस कंसेप्ट के लिए, अभी तक ऐसे कंसेप्ट पढ़े हैं तुमने, वेक्टर्स में तो जरूर पढ़े होंगे, है ना, थोड़े बहुत, मुझे नहीं पता तुमने वेक्टर्स में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कंसेप्ट, Yes लेकिन sir. ये नया कंसेप्ट है, पढ़े हैं, सर 10th में पढ़े थे। पढ़े। हाँ 11th में पढ़े होंगे, तो सर वही है, बिल्कुल वही है, बस एक एक स्टेप बताया हुआ है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। तो बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर नो सर। पक्का। यस सर अब इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करके आना, करके आएंगे क्या सब, यस Yes यस sir. सर। सब ट्राई करना सब। Yes sir. अब हमारे पास आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है सबको, यस सर देखो अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी का मतलब क्या है, अभी तक हम बोलते थे ना कूलम लॉ सिर्फ कौन से चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, Point charges. पॉइंट कौन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए सर कूलम लॉ एप्लीकेबल है। अब ये जो चार्ज है ना ये अलग अलग होंगे, देखो कैसे, ये क्या है, पेन है, क्या है बोलो ना, पेन है, दिख रहा है सबको, यस सर। Yes यस sir. सर बोलो। पेन है। सर अगर ये पेन बहुत पतला हो तो सिर्फ इसके पास क्या होगी, लेंथ होगी ना, यस सर है ना, सर अगर इस पूरी पेन के ऊपर मैं बोल दूं कि क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, क्यू क्यू चार्ज, क्यू चार्ज है, बट अब इस पूरे चार्ज, वो पूरा चार्ज इस पूरे पेन पर क्या हुआ है, फैला हुआ है, क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब बताओ इसके लिए फोर्स कैसे निकाल दोगे, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है ये लाइन पहली वाली सबको, Yes. यस सर यस सर। है ना, एक सेकेंड सर, अब ये वाली जो चार्ज है ये एक लाइन चार्ज है, इसको ऐसे समझो, अगर मैं लाइन चार्ज को दिखाऊं तो ये दिख रहा है रोड सबको, है ना, यस सर अगर इस लाइन चार्ज के ऊपर पूरा क्यू चार्ज फैला हुआ है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, अब मेरे को निकालना है, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया मैंने, अभी तक तो हम करते थे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पे फोर्स निकालते थे, तो क्या फॉर्मूला लगा देते थे, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। Square. बट अब ये जो क्यू चार्ज है ना ये सिंपल नहीं गिवन, ये पूरा सरफेस के ऊपर, मतलब इस पूरी लेंथ के ऊपर फैला हुआ दिख रहा है। यस सर। अब इसके डिस्टेंस अगर नोट करोगे तो कहां से नोट करोगे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज तो कुछ पार्ट उसका यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, तो यहाँ से एक बार नोट करोगे, फिर यहाँ से 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 नोट करोगे डिस्टेंस, फिर यहाँ से नोट करोगे, 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 ऐसे करोगे क्या, Yes. नो और सर। ऐसे ऐसे अगर वो नहीं। चार्ज 1000 चार्जेस का मिलके बना हो तो 1000 डिस्टेंस निकालने लग जाओगे, No. इसका लिए तो मैं मान लूं प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू भी नहीं पता, अब पहले तो क्यू की वैल्यू पता थी, अब ये क्यू मान लो 10 चार्जेस में डिवाइड हुआ तो हर एक की चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई 10 क्यू बाई 10 क्यू बाई 10 क्यू बाई 10, है ना, ऐसा ही हो जाएगी ना, 10 चार्जेस में डिवाइड होगा तो। अगर ये तो मैंने बोल दिया, एक्चुअल में ये थाउजेंड्स 100 चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सबकी वैल्यू निकालने लग जाओगे और सबसे उस क्यू का डिस्टेंस देखोगे,
फिर सबके ऊपर कूलम्स लॉ लगाओगे, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में R का Square. square। क्या सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर? तो ये तो बहुत लंबा मेथड नहीं हो जाएगा? यस सर। एक बार लंबा मेथड कर भी लूं, क्या मेरे को हर बार क्यू की वैल्यू पता होगी? क्या मेरे को बता रखा होगा कि कैपिटल क्यू इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन टोटल कितने चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट है? 1000 चार्जेस में। तो हर एक का चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाय थाउजेंड। Q upon 1000. 1000। तो ये भी निकालने लगे हो। पहली बात तो ये गिवन ही नहीं होगा कि 1000 चार्जेस में है, सिर्फ ये कहेगा कि इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, बताओ फोर्स की वैल्यू दूसरे चार्ज पे कितनी लगा रहा होगा। सम एक लेंथ, ये लेंथ है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने एक क्या लगा दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, तो बताओ ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाए। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है? ये लेंथ पे हुआ है ना पूरी, यस सर। Yes, sir. लेंथ पे। तो इसको बोल देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ का मतलब लीनियर, तो इसको क्या बोल दूंगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या हो, अब क्या हो सर, ये मेरे पास, ये बोलने लग जाएगा, ये मेरे पास एक डिस्क शेप में पड़ा है, दिख रहा है सबको? ये यस सर। है ना, Yes. ये गूगल वाला है ना, सुनना ले। तो अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये पूरी लेंथ नहीं, अब इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? इसके डिस्क है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या होगा, इसकी लेंथ पे तो है, इसकी एरिया पर है अब डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर तो सिर्फ क्या थी सर? लेंथ ही थी, बॉडी के अंदर सिर्फ क्या थी? लेंथ थी। उस लेंथ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पर तो एक सर्कल, मतलब डिस्क की बात करूँ तो उसकी एरिया पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसके पास Yes. विड्थ भी होती है, कुछ थिकनेस होती है, थिकनेस होती है ना, थिकनेस Yes, भी sir. होती है और Yes, sir. लेंथ भी होती है। तो लेंथ भी है, थिकनेस भी है, तो वो क्या बन गया? अब एरिया बन गया। क्या बन गया? एरिया। करते हो ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यस है ना? सर। एरिया की बात करो तो क्या बोलोगे सर? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सरफेस देखो, इसके पास तो सिर्फ लेंथ थी सर, और इसके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है ना? यस सर। यस तो ये होता है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। और कैसा बोल दूं? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बोल दूंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को समझो, ये एक मेरे पास क्या है? भुजिया वाला, इसके अंदर भुजिया पड़ी है वैसे, है ना? तो इसके पास अगर मान लो एक स्फीयर होता है, ये स्फीयर होता है ना, तो इसके पास लेंथ भी होती, ब्रेथ भी होती, और इसके मतलब स्फीयर के अंदर भी चीज आ सकती है ना? वॉल्यूम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम। Volume. 3D शेप है, तो जो 3D शेप होते हैं वो वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं उसके अंदर। लेंथ, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट। हाइट भी है। Height. पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। वो एक क्यू चार्ज अब पहले तो सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट था, जब वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट था तो उसको बोल दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो लेंथ के साथ साथ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? ब्रेथ पे भी है, यानी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोल दिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो लेंथ पे भी है, ब्रेथ पे भी है और हाइट। हाइट पे भी है, Height पर भी है. मतलब तीनों Volume. जगह पे रहा है, मतलब अब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको क्या बोल दूंगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, समझ sir. में आ गया? वो हैंड थम्स अप करो। Yes, sir. हम इसको बंद करें, ये बोलने लग जाएगा वरना। चलो बढ़िया। और जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस भी कर सकते हैं बच्चे। चलें आगे। यस सर। चलो अब देखो, अब सर अगर एक जगह पर मेरा, जैसे हमने अभी ग्रेविटेशन से कंपेयर किया था, एक जगह चार्ज था, दूसरी जगह क्या था? मास था, है ना? ग्रेविटेशन में मास था, यहाँ पर क्या है? चार्ज है। Charge है. हाँ, तो जब बोलता था मास एक यूनिट वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो उसको क्या बोलते थे? मास पर यूनिट Volume. इसको वैसे क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। Density. मास डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। मतलब अब मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? मेरे वॉल्यूम पर। ऐसे ही जब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू Q बाय, सॉरी, उस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q बाय Q upon B. V. V। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उस डेंसिटी को बोलते हैं
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? रो, RH रो ना नहीं है, रो, ठीक है, ठीक है। तो Q बाई वी, जब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? जब मास वॉल्यूम पे होता है सर, मास बाय वॉल्यूम, चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज बाय वॉल्यूम। अब चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला बता दोगे क्या मेरे को डेंसिटी का? Q अपॉन Q upon S। Q upon एस area। या एरिया, कुछ भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, एस को भी एरिया लिखते हैं कभी कभी। तो ये भी डेंसिटी होगी। अब इसको रो लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो इसको किससे लिखता हूँ? सिग्मा से। दिख रहा है? Yes सिग्मा। sir। ये होता है सिग्मा, ग्रीक Yes। ग्रीक वर्ड सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, तो ये क्या होगा सर? Surface charge It- density। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब यहां पर तो तुम अपने आप ही बता दोगे मेरे को, क्या होगा? Q अपॉन L एल, क्योंकि सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका नाम लिख देते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है सर? अब ये कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज है। कर लेंगे क्या इसको? यस तीन तरह अच्छा। के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे चार्ज कहाँ है पूरा का पूरा? एक लेंथ पे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे चार्ज क्या है सर? एरिया। लेंथ और पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में कहाँ है सर? वॉल्यूम। समझ में आ जाएगा, जितनी भी 3D शेप्स होते हैं सारी वॉल्यूमेट्रिक है। चलें आगे। Yes sir। Yes sir। अब देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये दिख रहा है? Yes sir। ये मैंने लाइनें Yes, दिखाई हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं दिखाई। इसको हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब डेरिवेशंस करेंगे। तो याद रखना, ये सर ने एक बार फिगर बनाई थी, दिख रही है सबको? Yes sir। ये यस याद रखना, Yes sir। ठीक है? मैं पूछूंगा कि मैंने ऐसा कुछ बनाया था। चलो, अब सर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब ये तो समझ गया सर कि अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे मैं कूलम लो तो नहीं लगा पाता अलग अलग चार्जेस काट के उसका डिस्टेंस देख के। अब तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया है ना? तो Yes। नॉर्मल कूलम लो जैसे पहले लगाता हूँ वैसे लगाऊंगा तो ये काम नहीं होगा, पक्की बात है। तो फिर अब लगाऊं क्या कि सर ये काम बन जाए मेरा? अब सबको पहले बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूँ, कि अब मेरे को कौन सी दिक्कत आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir। मेरे को दिक्कत क्या आ रही है? कौन बच्चा हैंड रेस करके बताएगा फटाफट कि मेरे को दिक्कत क्या आई हुई है? देखो, ऐसे करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। चार्ज की वैल्यू। हाँ हाँ, बताओ केशव। कि चार्ज डिफरेंट जगह पे फैला हुआ है एक लाइन पे, और उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी हाँ अलग हो बिल्कुल। गया है। अब क्या हो रहा था सर? पहले तो चार्ज अकेला अकेला पड़ा था और मैं निकाल देता था इन दोनों के बीच में फोर्स। अब क्या कर रहा है? एक चार्ज तो अकेला पड़ा है, दूसरा चार्ज अकेला नहीं पड़ा, वो पूरा की तरह क्या हुआ है? फैला हुआ है सर एक लेंथ पर, दिख रहा है? अब उस लेंथ के ऊपर ये जो फैला हुआ है, इसकी वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालनी है मेरे को। समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes तो sir। अब वो ऐसे तो नहीं कर सकता कि हर एक चार्ज से इसका डिस्टेंस देखूंगा, क्योंकि कूलम लॉ तो कहता है डिस्टेंस के साथ फोर्स भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है ना, जैसे डिस्टेंस। तो हर एक चार्ज, उसका क्यू का छोटे छोटे जो चार्जेस में बटा हुआ होगा, हर एक का डिस्टेंस देखूं, फिर हर एक के लिए फोर्स देखूं, फिर उनका क्या करूं? वेक्टर सम करूं। ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे छोटे तरीके से कि कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। अब जिस मेथड को यूज करोगे ना, आंसर भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। फिर उसी मेथड, मान लो मैं चार्ज डेंसिटी के लिए निकाल रहा हूं, पहले कौन सी डेंसिटी लूंगा? चार्ज कैसा फैला होगा मेरा? लीनियर। लीनियरली। उसके लिए मैं कुछ प्रूफ करूंगा बच्चे, ठीक है? कर लिया, उसका आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, उसके लिए मेथड भी आ जाएगा। फिर तुम्हें धीरे धीरे आगे पढ़े चलोगे ना, कहेगा सर ये भी बहुत मुश्किल मेथड है, इसके लिए भी। फिर उसके लिए एक नया लॉ आ जाएगा, जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन को, डेरिवेशन को जो हमने प्रूफ किया था, वो सेम रिजल्ट वो एक लॉ बता देगा हमें, और वो भी चुटकियों में बता देगा। तो हमारा काम क्या हो जाएगा उससे? आसान आसान हो हो जाएगा। जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जो प्रूफ कर रहे हो वो भी जरूरी है, वो भी आता है,
लेकिन इसी का एक अल्टरनेट फॉर्म भी पढ़ोगे जस्ट थोड़ी सी आगे, जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद एक और लॉ आ जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे ही तो वर्क करते हैं कि भाई एक तो आंसर निकाल दिया, अब इस आंसर में सर बहुत मेहनत लग रही है, अब किसी ने कोई लॉ दे दिया, भाई तू इस मेथड से कर रहा है ना तभी तेरे को टाइम लग रहा है, मैं जो दो लॉ ले दिया ना, मैंने एक लॉ बता दिया तेरे को, उसको फॉलो कर और सोल्व कर, देख आंसर आ जाए। ऐसी ऐसी चीजें, और इसमें रिलेट करना ही सब कुछ है, तुम्हें रिलेट करना आना चाहिए। सर अच्छा ये तो मैंने दूसरे बड़े मेथड से प्रूफ किया था, ये आंसर आया था, अब इस भैया ने एक लॉ दे दिया मेरे को, उसने कहा ये लगा दे आंसर वही आएगा, तुम देखोगे दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अब पेपर में बड़े वाले मेथड से करोगे या छोटे मेथड से करोगे? छोटे में छोटे मैथ छोटे नंबर होंगे तो छोटे से। हाँ छोटे नंबर से ही करोगे, वो पूछेगा भी छोटे नंबर से। देखो यही दिक्कत होगी हमारे को, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता, कई लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं नाम बता देता हूँ उस लो का, गोस लो आता है, तो गोस लो आएगा उसको पढ़ेंगे, फिर वो समझते हैं कि ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है, नहीं, गोस लो जो है वो इसी का दूसरा मेथड है। समझ में आ रहा है? यस सर तो अब पहले इसी मेथड पढ़ते हैं जो करना है हमें। तो सर अब यहाँ पर लाइन चार्ज पे है तो इसका डेंसिटी होगी Q/L। यहाँ पर चार्ज कैसे है सर, सरफेस पे है तो डेंसिटी क्या होगी, Q/A। बोलो साथ साथ, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, बोलो V। इसमें dQ/dV लिख रखा है, वो भी हम बताएंगे कब लेना है। समझ में आ रहा है? यस सर क्योंकि इसने dQ/dV लिख रखा है तो बाकियों के मुकाबले यहाँ पर कुछ चेंज भी देख रहे होगे तुम। यस सर यहाँ पर इसने एक छोटा सा एलिमेंट काटा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dQ/dV। dV, क्योंकि यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है। याद है ना, जब छोटी सी चीज के लिए निकालते हैं तब क्या हो जाता है Yes, हमारे लिए, dV जो है, yes, स्मॉल में आ जाता है, लेकिन बड़े के लिए निकालते तो सिंपल डेल्टा भी लिखते हो और क्यू भी लिखते हो, राइट? यस सर अब ये क्वेश्चन है, अभी मैं नहीं कराने वाला ये क्वेश्चन, है ना, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, बट तुम देख के आओगे ये क्वेश्चन करना क्या, ये क्वेश्चन ये है एक्चुअल में। देखो इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में तुमको ये कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? कूलम लॉ के ऊपर। क्योंकि इसमें देखो सारे चार्जेस अलग अलग पड़े हैं ना, देखो कोई भी चार्ज फैला नहीं हुआ, सारे चार्जेस अलग अलग पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं सारे क्यूब के, कहाँ पड़े हैं बताओ? क्यूब के ends पे। कॉर्नर पे पड़े हैं, क्यूब के एजिस पे। कॉर्नर पे पड़े, एजिस पे नहीं पड़े, वर्टेक्स पे, कॉर्नर्स पे पड़े हैं, दिख रहे हैं? ये एक कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठ, दिख रहा है? यस सर एजिस पे होते तो एजिस पे फैले हुए बोलते, है ना, अभी तो पड़े हैं सर। अब इन सब की वजह से किसके ऊपर फोर्स निकालना है? A ए के ऊपर। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक इन द सेंस बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करोगे, बट अभी हमारे पास कूलम लॉ के क्वेश्चंस करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, है ना, क्योंकि अगर हम एक ही चीज पे बार बार करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन मैं अभी आज भी तुम्हें एक बात बता दूं, क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस तुम्हारी तरफ से भी आने चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? जैसे आज केशव का क्वेश्चन आया ना, हमने किया ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्या हमने? किया ना, तो क्वेश्चन तुम करोगे पहले। हाँ, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये सॉल्यूशन था, मैं इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बच्चे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था क्या ये? यस सर। और फिर मैं तुम्हें कह दूं सर कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, अब यहाँ पर देख लो, वेक्टर लगा के देख लो, इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वैल्यू पुट कर दो, है ना, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जो क्यूब की साइड है ए, दिख रहा है? तो Q1 Q5 और QA लिख के बीच में डिस्टेंस लिखा दो ए। 5 वाली की कहाँ है फोर्स बताओ, 5 वाले की ये रही, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ए। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू क्या है बच्चे, ये 0 माइनस ए कर दो, कितना आ रहा है, माइनस ए, तो माइनस ए आ गया। ये होता है आई में, ये होता है जे में, और ये किस में होता है, के में। ऐसा ही होता है ना, 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं जब, आई जे और के कैप, याद आया? yes sir। हाँ, तो अपोजिशन वेक्टर क्या करते थे, पहले में से दूसरे को माइनस करते थे, R1 माइनस R2, तो 0 में से ए को माइनस करोगे, आई कैप में से आई कैप करोगे, जे वाले और के वाले तो दोनों में क्या है, 0 ही है ना, देखो जे पर भी 0 है, के पर भी 0 है, तो जे का तो कुछ देखो नहीं, और यहाँ पर आई 0 है और यहाँ पर क्या है आई, बोलो क्या लिखा हुआ है, ए। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा आई कैप में,
0 माइनस ए आई कैप। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस ए आई कैप। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चे, ए। तो नीचे ए का, क्योंकि R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब होता है, तो नीचे ए का क्यूब आ गया। ऐसे FA3 निकाला है, ऐसे A1 की भी निकाल दोगे, ऐसे FA2 की भी निकाल दोगे, A6 की भी निकाल दोगे, और चारों सबको क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, और तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं ऐसे बोल के चला जाऊंगा। बस ये सारा ऊपर से क्या आ जाएगा, सर हमने A-0 क्यों नहीं लिया? बताता हूँ उसके बारे में। तो ये हमारा ऊपर से बाउंसर जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 2 बच्चे ऐसे ही लेफ्ट हो गए, है ना। अभी तो मैं समझा नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि कैसे करना है। अगर मैं ऐसे बताने लग गया 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर ऐसा नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा तब करेंगे जब तुम बच्चे बिल्कुल शैतान हो जाओगे। समझ में आ रहे हो? तो पहले तुम क्वेश्चन को ट्राई करोगे जो मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद अच्छे से अपना दिमाग लगाना सर, क्योंकि जेई में तो तुम ही करोगे ना क्वेश्चन सोल्व। अच्छे से अपना दिमाग लगाओ, सर इसमें ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर मेरे पास आओ। हाँ, अब बात आती है, जैसे अब उसने क्वेश्चन पूछा, अब इस क्वेश्चन को मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। उसने बोला कि R1 माइनस R2 क्यों कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 क्यों नहीं कर रहा, यही क्वेश्चन है ना केशव? यस सर यही है। देखो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में पिछले बार किया था, अगर तुम्हें याद हो तो ये देखो, ये किया था ना। इसमें हमने क्या किया था, R2 माइनस R1 किया था ना। R1 यस कर Yes, सकते हैं, sir. वो भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम किस पे फोर्स देख रहे हो। सपोज करो यहाँ पर मेरा चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज था Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या है बच्चे, R21 बोलता हूँ। देखो अब मैं Q1 के ऊपर, Q1 की वजह से किस पे फोर्स चेक कर रहा हूँ, Q2 पे। सपोज करो मैं किसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, Q1 की वजह से Q2 के ऊपर चेक कर रहा हूँ सर। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले रखा है R वेक्टर काला, है ना। R मतलब मैग्नीट्यूड उसका R है। तो सर अब क्या लिखूंगा ऊपर, R1 माइनस R2 लिखूंगा या R2 माइनस R1 लिखूंगा, वो R2 माइनस R। हाँ R2 माइनस R1। क्यों सर, वो ऐसा लिखेगा, Q1 से Q2 जा रहा हूं, तो तुम्हें पता है फोर्स की डायरेक्शन ये होगी क्या, इस यस सर। डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अब Q2 मूव करेगा, Q2 के ऊपर फोर्स देख रहा हूँ। तो इन दोनों में देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही बनेगा R, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था, जो 2 चार्जेस के बीच में होता था, है ना। और पोजीशन वेक्टर कौन सा होता था, जो कहां से स्टार्ट होता था, ओरिजिन से। सर अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का बहुत आसान तरीका इसको लर्न करने का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अब बताओ इसके एरो की फाइनल पोजीशन Q2 की तरफ है या Q1 की तरफ है, Q2 की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 की तरफ R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर यही फोर्स किस पे लग रही होती, Q1 पर लग रही होती Q2 की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन ये होती क्या, है ना। Yes, अब sir. Q1 मूव करेगा, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर R1 का था, ये R2 का था। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अब किसकी तरफ जा रहा है, ये R1 की तरफ। R1 माइनस R2। लूंगा R1 माइनस। समझ में आ रहा है क्या? सर अगर चार्ज नेगेटिव होते हैं, जैसे एक Q1 एक माइनस Q2। हाँ, तो डायरेक्शन तो हमने कोई चेंज नहीं करनी। फिर उसमें देखो ना, तुम खुद देखो, अगर ये Q1 है, ये क्या है बच्चे, माइनस Q2 है, तो अब तुमने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, कहां पर आ रही होगी, इस डायरेक्शन में आ रही होगी ना। यस सर। इस डायरेक्शन में आ रही होगी। अब तुम ना माइनस ना लगाना, फिर या तो देखो, मैं ये चीज मैं आगे क्लियर करूंगा अच्छे से। हम 2 तरीके से चीजों को सोल्व करते हैं, या तो हम डायरेक्शन यूज करते हैं, या हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्योंकि साइन ही हमें डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन लग रही है mg, और यहाँ पर क्या लग रही है, टेंशन। मान लो सबने करे होंगे ऐसे क्वेश्चन तो, है ना। ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे mg लग रही है। अब ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, T माइनस mg भी लिख सकता हूं। अब या तो मैं लिख दूं पॉजिटिव T एंड नेगेटिव mg। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डाउनवर्ड, अपोजिट में, और पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन। या मैं ऐसे लिख दूं T सर अपवर्ड है और mg क्या है,
डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। या तो मैं साइन लिख दूं इनके आगे तो भी वो बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख रखा है Yes, तो sir. तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या वो बात? आ रही सर। आ रही है। आ रही है। या मैं साफ साफ लिखूं, या तो मैं डायरेक्शन मेंशन करूं या मैं साइन लिखूं। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना -mg डाउनवर्ड किसी चीज को, इसका मतलब समझते हो? फोर्स डाउनवर्ड में लग रही है लेकिन कैसी लग रही है? -mg। और माइनस का मतलब भी क्या होता है? डाउनवर्ड। मतलब जो चीज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? अगर यहाँ मतलब mg, अपवाद हो जाएगा। हाँ अगर mg सिर्फ लिखा हो, पॉजिटिव में लिखा हो, तो तुम क्या मान के चलोगे इसको? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड मान के चलोगे। लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो इसका मतलब जो पहले मानी जा रही थी उससे क्या है? अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट है। डाउनवर्ड लिख दिया लेकिन साथ में माइनस लगा दिया, यानी डाउनवर्ड तो लिख रहे हो साथ में माइनस भी लगा रहे हो, तो इसको क्या मान के चलोगे? अपवर्ड। अपवाद। तो देखो, तो यही चीज होती है, सोल्व करने का ध्यान रखना हमेशा। तो कई बच्चे इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अगर मान लो एक्सेलरेशन नीचे, मेरे को नहीं पता कहाँ हो रही है, तो टी, तुम साइन कन्वेंशन की तरफ चलो, टी ऊपर लग रही है तो ऊपर वाले को क्या लेता हूँ? पॉजिटिव। नीचे वाले को क्या लेता हूँ? नेगेटिव। 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 और इसको लिख दो m इंटू में a। ऐसे ही लिखते थे ना फोर्स की इक्वेशन, यस सर। तो ऐसे लिख दो। अब तुम्हारा एक्सेलरेशन का अगर पॉजिटिव आंसर आया तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पक्का पता लगेगा कि एक्सेलरेशन कौन सी साइड है? पॉजिटिव। अब मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बोलो। अभी मैं इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है ना? तो मैं इसको ऐसे ना बोल के ऐसे बोलता हूँ एफ नेट। एक्सेलरेशन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? एफ नेट। तो जो नेट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में है? ऊपर डायरेक्शन में। अगर एफ नॉट क्या आया मेरे पास? पॉजिटिव आया। और एफ नेट अगर नेगेटिव आया तो मैं क्या कहता हूं? मेरे पास फोर्स कौन सी डायरेक्शन? डाउनवर्ड। नेगेटिव में। ये तो मेरा हो गया कि अगर मैं सिर्फ साइन से चलूं। अब क्या होता है, कई बच्चे पहले ही मान के चलते हैं कि मेरी एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे है। मतलब मेरी जो नेट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे है। तो वो कैसे इक्वेशन को लिखेंगे कि नीचे जा रही है वो, नीचे नेट फोर्स लग रही है तो बड़ी कौन होगी? mg। और उसको अपोज कौन कर रहा होगा? टेंशन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? m। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कई बच्चे पहले से ही मान के चलते हैं कि मेरी फोर्स नेट कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड। नीचे की तरफ। या कई बार ऐसे देखो, कई बार ऐसा भी लिखा होता है एक्सेलरेशन नीचे, तो वो बच्चे ऐसे इक्वेशन लगाते हैं ना, mg नीचे लग रहा है उसको अपोज कर रहा है t, तो ma आ गया। लगाते हैं? यस सर। उस केस में Yes, sir. आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक्चुअल में एफ नेट नीचे लग रही है तो पॉजिटिव आएगा। और यहां पर पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है? नीचे। क्योंकि तुम पहले से ही क्या मान के चल रहे हो? नेट फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। नीचे साइड। तुमने पहले ही डायरेक्शन मान ली, अब तुम साइन को भूल जाओ। पहले ही तुमने क्या मान ली बच्चे? डायरेक्शन मान ली। डायरेक्शन अगर तुमने सही मानी है तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सपोज करो मेरी डायरेक्शन क्या थी नेट की? ऊपर थी। अब मैं इक्वेशन को क्या लिखूंगा? ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? टेंशन। और नीचे कौन अपोज कौन कर रहा होगा? -mg। Is equal to- माइनस mg। अभी भी जो मेरी एफ नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैं पहले से ही मान के चल रहा हूं कि मेरी एफ नेट कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड। समझ में आ रहा है? तो तुमने जब पहले से मान ली तब तुम साइन की मत देखो, तब तुम सिर्फ ये देखो कौन सी लेके जा रही है नीचे। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन लगाई है ना, इसमें एक्सेलरेशन अपने आप आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो बिल्कुल सही आए। क्योंकि तुमने कुछ माना है क्या इसमें? कौन ज्यादा है कौन बड़ा है? कुछ नहीं माना ना? कुछ नहीं मान के चले। No, sir. तुमने साइन कन्वेंशन पुट किया है कि टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है तो टी अपवर्ड है, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली डायरेक्शंस को क्या माना हुआ है? पॉजिटिव। और नीचे वाली डायरेक्शंस को क्या लिया हुआ है? नेगेटिव। तो टेंशन ऊपर लग रही है तो टेंशन पॉजिटिव ले ली, mg नीचे लग रहा है तो mg क्या ले लिया? नेगेटिव। अब इज इक्वल टू एफ नेट। अब मेरी एफ नेट पॉजिटिव आ रही है तो आंसर क्या आएगा? नेट कौन सी डायरेक्शन होगी? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। एफ नेट मेरी नेगेटिव आ रही है तो आंसर क्या आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन। अगर ऐसे सोल्व करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं अपनी जो पिछली जॉब में था ना, तो हमारा ऐसा ही होता है। हम किसको पढ़ा रहे थे उस टाइम? जो बच्चे फॉरेन वाले होते हैं ना, यूएस वाले, तो उनको हम ऐसे डाउट सेशन लेते थे। तो वो उनको जब मैं पढ़ाता था ना, ये वाला तरीका, ये वाला
जिसमें हम पहले ही मान के चल लेते थे, उनको समझ ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में कैसे सिखाया जाता था, सिर्फ ऐसे। वो क्या बोलते थे, अगर तुम पॉजिटिव एक्सिस को अपवर्ड मान रहे हो, एक्सेलरेशन किसी भी तरफ हो, तुम पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को क्या रखो, डाउनवर्ड को क्या रखो, हमेशा नेगेटिव रखो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन अपने आप आएगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी मतलब एफ नेट पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में होगा एफ नेट, अपवर्ड ऊपर की तरफ। और एफ नेट नेगेटिव होगा तो फोर्स कहाँ पे लग रही होगी, नेट डाउनवर्ड। तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अगर साइन यूज कर रहे हो तो क्या यूज नहीं करोगे, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन यूज कर रहे हो तो क्या यूज नहीं करोगे, साइन। साइन। कर लेंगे क्या? तो यहाँ पर भी यही होता है, अगर f इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लग गया, इसका मतलब अपने आप ही है ना कि चार्जेस का नेचर क्या है, अपोजिट है। और ये कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। ये नेगेटिव बता रहा है मेरे को। या मैं ऐसे लिख दूं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन ये फोर्स कैसी है बच्चे, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैंने साइन पॉजिटिव ले लिया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दी ना कि फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है। एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। या सिर्फ क्या लगा दूं, अट्रैक्टिव ना लिखूं, सिर्फ क्या लगा दूं, नेगेटिव साइन लगा दूं। नेगेटिव का मतलब भी वही है क्या, कि अट्रैक्टिव है। डन, चलें आगे। यस ये साइन का चक्कर तो क्वेश्चन करोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार तुम ट्राई करोगे जरूर। अब यहाँ पर है, अब ये चार, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भेज देने। क्या टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया क्या तुम्हारा, ओहो चलो ठीक है, कल बात करते हैं इसके ऊपर। अब सिर्फ यही रह गया तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम अच्छे से करेंगे। और आज क्या वार है बच्चे, वीरवार। यस Yes, सर। sir. एक क्लास और लगेगी क्या अपनी? एक क्लास और लगेगी। यस सर, फ्राइडे हाँ, तो उस दिन हम ये सारा कुछ खत्म कर देंगे। और तुम्हारा जो इस वीक टेस्ट भी होगा ना, अगर होगा तो कूलम्स लॉ ही आएगा उसमें, तो कूलम लॉ तो कर लोगे आराम से। Yes, Yes, sir. और Yes, कूलम sir. लॉ की जो बची कुछ कसर है वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। एक लेक्चर रह गया ना अभी हमारा, यस सर। Yes. यस sir. सर। उसमें हम ये पूरा खत्म कर देंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड कि चार्ज सरफेस पे हो, लीनियर पे हो, या वॉल्यूम पे। तो फिर हमारा कूलम लॉ खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे लिए क्या काम है, जो कूलम लॉ के अभी तक पढ़ ली है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करते रहो ताकि टेस्ट अच्छा जाए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि टेस्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, कूलम लॉ पक्का कर लो अपना बढ़िया तरीके से। यस चलो बाय बच्चों, किसी को डाउट है तो Bye, sir. बाय बाय, Good night, sir. गुड नाइट, Bye, sir. बाय। सर आपके पास होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर्स बच्चे अभी मेरे पास पूरी पीडीएफ तो नहीं है, बट तुम अगर नेट पे भी देखोगे ना तुम्हें मिल जाएगा। तुम ऐसे डाल देना नेट पे बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन कूलम्स लो, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और फिर भी Okay, ना मिले sir. तो मुझे बता देना, फिर मैं देख के मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, ठीक है। और ये उस प्रीवियस ईयर से पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना इस चैप्टर के अंदर जो मैंने दे रखे हैं। सर नोट्स कर देना तो यस सेंड। सर। हाँ पीडीएफ तो भेजी तो थी मैंने, भेजी नहीं हुई ग्रुप में? उसमें तो 80 क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, उस पीडीएफ को खोल के देखो, यही वाली तो पीडीएफ भेजी है मैंने। अच्छा वो कल वाला काम था ना, आज वाले में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इसके अंदर सारे आ जाएंगे। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप नीट के बैचेस को भी पढ़ाते हो और जेई के बैचेस को भी? नहीं नहीं बच्चे, अभी मैं सिर्फ नीट का ले रहा हूँ, जेई का नवीन सर पढ़ा रहे। ओ सॉरी, जेई का मैं ले रहा हूँ, नीट का नवीन सर पढ़ा रहे, ठीक है। यस सर।